हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और यहाँ पर मैं जो आप लोग होम साइंस से टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या फिर नेट की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपके सिलेबस से ही हैं। तो अभी चूंकि मैं कॉमन टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ तो फिर अब इसके पहले हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं हम, जैसे कि आपका हम वर्णक पढ़ा चुके हैं, वर्णक के प्रकार के बारे में बता चुके हैं, उसमें कौन कौन से जो है वर्णक आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हम कुछ थोड़ा सा आपको जो कुछ पर्टिकुलर वर्णक हैं और पर्टिकुलर खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो फर्दर जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ आपके सिलेबस से ही रहेगा तो वो आपको अपडेट मिलती रहे और ये आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं ये डिस्कस कर रही हूँ और आपके पूरे सिलेबस से डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हैं कुछ जो फलों एवं सब्जियों में रंग एवं गंध के लिए जिम्मेदार जो वर्णक है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वर्णक के बारे में हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप जो है प्रीवियस वीडियो हमारे होम साइंस लेट्स क्रैक इट चैनल पर जाकर के देख सकते हो, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो फिर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ जो फलों में और सब्जियों की गंध और कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है, मिर्च में चरपराहट या फिर आप कह सकते हो जो तीखापन होता है वो कैप्सिसिन के कारण होता है, प्याज में जो लाल रंग पाया जाता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है, गाजर का जो नारंगी रंग है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वो कैरोटीन के कारण होता है। पर्टिकुलर कई बार एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। पीपर में जो कड़वाहट होता है वो ओलिमोरेजिन के कारण होता है और इसमें जो गंध है वो भी ओलियोरेजिन के कारण है। और बेल में थोड़ा कड़वाहट जो होता है वो मार्मोलोसिन के कारण होता है। आंवले में कसैलापन टैनिन के कारण है। पपीते में जो पीला रंग होता है वो कैरिका जेंथिन के कारण होता है। शलजम में भी चरपराहट यानी कि तीखापन जो एक होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है, जो कि ऑक्सलेट हमने बताया था कि ये सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि हरी सब्जियों में पाया जाता है और ये दूसरे पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में, उनके अवशोषण में ये बाधा उत्पन्न करता है। आलू में जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है और ये जो है आपके लिए ये टॉक्सिक भी होता है, क्योंकि कहा जाता है जो हरे रंग की आलू होती है उसको नहीं खाना चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो ये जो उसमें हरा रंग पाया जाता है आलू का वो सोलेनिन के कारण होता है। अब गाजर में जो लाल रंग है एंथोसाइनिन के कारण भी है, यानी कि हमने बताया था कि जैसे कि किसी भी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक वर्णक पाए जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि हमने क्लोरोफिल के बारे में बताया था कि जो वो जो है प्रभावशाली होता है, डोमिनेंट होता है, जिस वजह से जो उस खाद्य पदार्थ में और भी अदर वर्णक प्रेजेंट हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी तरीके के गाजर में भी कैरोटीन भी पाया जा रहा है, एंथोसाइनिन भी पाया जा रहा है, लेकिन चूंकि अब कैरोटीन वो प्रभावशाली है, डोमिनेंट है, तो इसकी वजह से एंथोसाइनिन का जो है वो आपको दिखाई नहीं दे सकता है। लेकिन उसमें जो है एंथोसाइनिन भी जो है लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, आपका जो कैरोटीन है वो भी। तो दोनों इसमें दोनों ही वर्णक पाए जाते हैं, एंथोसाइनिन भी है, कैरोटीन है, लेकिन जो मुख्य रूप से पाया जाता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका कैरोटीन है। अगर कैरोटीन दिया है देन आपको कैरोटीन पर टिक लगाना है, अगर कैरोटीन नहीं है देन आप एंथोसाइनिन पर टिक लगाओगे। अब खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। करेले में जो कड़वाहट है मार्मोडिकोसाइट के कारण होती है। और बादाम में जो कड़वाहट है एमाइलेडिन है। प्याज में पीला रंग क्वेरेसिटीन है। तिलहनों के तेल का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। तो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इनका पीडीएफ चाहिए देन आप जो है मेरी होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर आपको अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन हमें कमेंट कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, देन आप जो है उसमें होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से हमारा है चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारे के सारे
जो वीडियोस भी मिल जाएंगे, वह सारे वीडियोस मैं यूट्यूब पर भी रहते हैं, वहाँ पर भी मैं शेयर करती हूँ, और वहाँ पर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी रहते हैं, वो भी हम शेयर करते हुए चलते हैं उस पर। तो चलिए, और मिर्च में जो लाल रंग होता है वो कार्बजेंथिन के कारण होता है। तो इस तरीके से जो फल और सब्जियों में रंग, उनका जो लाल, हरा, पीला या फिर जो कलर हैं पाए जाते हैं, बैगनी कलर है, तो ये सब उनमें पाए जाने वाले वर्णक के कारण होते हैं। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे जो खाद्य पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर अम्ल पर्टिकुलर खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, तो वो हम यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा अगर आप ये ट्रिक आपने याद कर लिया। ये एक पोएम के फॉर्म में है और बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हो, और ये जो भी जितने भी इसमें एसिड का नाम दिया गया है वो एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो कि इसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिर पर एसिड डाल गया वो, सिर पर एसिड डाल गया वो, सिर का मतलब सिरका और एसिड का मतलब है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो, सेब यानी कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है, मालिक यानी कि मैलिक एसिड। यहाँ पर मौलिक लिखा हुआ है सिर्फ याद करने के लिए, मालिक से मौलिक, लेकिन मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में। अंगूर टरटराता रह गया अब, यानी अंगूर में क्या है, टरटराता का मतलब टार्टरिक एसिड। इमली संग वो मिल गया जब, यानी कि अंगूर के संग जब इमली मिल गई, तो यानी कि अंगूर में भी टार्टरिक एसिड है और इमली में भी टार्टरिक एसिड है। खट्टे फल अब हटो साइड पर, खट्टे फल साइड पर का मतलब है साइट्रिक एसिड। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध दही तुम पियो लेटकर, यानी कि दूध और दही में क्या पाया जा रहा है, लेटकर, यानी कि लैक्टिक एसिड। घास के पत्ते में बेंजोइक, यानी घास में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर है कार्बनिक, यानी कि इसमें जो है कार्बनिक अम्ल पाया जा रहा है। तो बिच्छू चींटी में है फॉर्मिक, यानी कि बिच्छू और चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मूत्र में होता है यूरिक का मरहम, यानी कि मूत्र में, यूरिन में यूरिक एसिड पाया जाता है। आप ऐसे भी आ सकते हो, यूरिन में यूरिक एसिड। ओके, याद रखना ये तुम हरदम। तो ये जो ट्रिक है पोएम के माध्यम से बहुत ही इजी है, तो इसको आप पोएम के माध्यम से याद कर सकते हो। और ये जितने भी यहाँ पर एसिड के नाम दिए गए हैं और जो खाद्य पदार्थ के नाम दिए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, फिर इसके बाद में कुछ यहाँ पर विटामिन के नाम दिए गए हुए हैं। विटामिन हैं, अम्ल है, और जो है यहाँ पर खनिज यानी कि मिनरल्स के भी नाम दिए गए हैं, जो कि पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ में पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये घटते हुए क्रम में दिया गया, यानी कि जो यहाँ पर आगे है वो सबसे अधिक उसमें पाया जाएगा और जो सबसे लास्ट में उसमें सबसे कम पाया जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये अक्सर नेट एग्जाम में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट एग्जाम के लिए, और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा विटामिन या फिर कौन सा मिनरल या फिर कौन सा अम्ल या फिर कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना चाहिए और नोट डाउन भी आप करते चलिए। अब जैसे विटामिन ए है, तो ये आपके आम में अधिक पाया जाएगा, उसके बाद में पपीता आएगा। B1 जिसे कि थायमिन भी बोलते हैं, वो काजू में, देन अखरोट, बादाम और सबसे कम अनानास। B2 जिसे कि राइबोफ्लेविन कहते हैं, वो सबसे अधिक बेल में, देन पपीता, काजू और फिर लीची में। विटामिन सी की बात करें, सबसे अधिक आंवला में होता है, उसके बाद में अमरूद, नींबू, मीठा नारंगी, लेमन, इन सब में पाया जाता है। यानी कि विटामिन सी भी जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, यानी कि जो खट्टे फल हैं, उनमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो रेजिन में, अनानास, खजूर, करौंदा, केला, बेल, शरीफा, जामुन, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रोटीन काजू में, देन बादाम, फिर अखरोट। यहाँ पर देखिए परसेंटेज भी दिया गया है, तो ये अप्रोक्सीमेट है, आप इसको टैली भी कर सकते हो, एक बार गूगल कर सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में वसा का है, तो अखरोट में फिर अधिक पाया जाए, देन बादाम, देन काजू। जस्ट अपोजिट है इसका, आप देख सकते हो, ये वसा, काजू, बादाम, अखरोट है प्रोटीन, और फिर अखरोट, बादाम, काजू है।
ओके, जस्ट अपोजिट है। साइट्रिक अम्ल अभी आपने बताया ही, बेरी, नींबू, अमरूद, नाशपाती हो गया। मैलिक सेब में हमने पढ़ा ही, केले में भी पाया जाता है, चेरी, बेर, तरबूज में भी ये पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में है। फिर खनिज की अगर हम बात करें, यानी कि मिनरल्स की अगर हम बात करें, तो कैल्शियम आपके लीची में पाया जा रहा है, देन करौंदा, अखरोट और बेल में है। आयरन की बात करें तो करौंदे में, खजूर में, अखरोट में, सेब में। फॉस्फोरस बादाम, काजू, अखरोट और लीची। तो ये सब आप नोट डाउन कर लोगे तभी आपको ये तैयार होगा, क्योंकि इस तरीके से नहीं तो आप भूल जाओगे। चलिए, तो ये हो गया कुछ विटामिन और मिनरल्स, अम्ल और वर्णक की बातें। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, पालक में एक चीज़ है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, जो कि अभी हमने बताया है कि जो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जी है उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, जो कि दूसरे जो पोषक तत्व हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में ये बाधा उत्पन्न करता है, उनको हमारे शरीर को उपलब्ध नहीं होने देता है, यानी कि हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है पोषक तत्व, इसकी वजह से, ऑक्सैलिक अम्ल की वजह से। सूरजमुखी में लिनोलिक एसिड पाए जाते हैं, जो कि एक ओमेगा एसिड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सब चीजें हमने पढ़ ही ली हैं। चलिए, अब यहां पर है कि जो सब्जियों में, यहाँ पर देखिएगा, सब्जियों में पाए जाने वाले अम्ल की जो सांद्रता होती है, यानी कि जो कंसंट्रेशन होती है, वो फलों में पाए जाने वाले अम्ल से कम होती है। यानी कि फलों में जो अम्ल की सांद्रता है यानी कंसंट्रेशन है वो अधिक होती है, जबकि सब्जियों में कम होती है। ओके, यहाँ पर कहने का मतलब यही है। अब जो आलू और मटर है, इसका स्वाद उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका पीएच होता है 6.1 से 6.3 के बीच में होता है। तो पीएच अगर आपने पढ़ा होगा तो जो पीएच होता है वो 1 to 14 के बीच में होता है, जिसमें कि जो बीच में मिडल में 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। यानी कि 7 का मतलब है, अगर पीएच 7 है तो उसका मतलब है कि वो उदासीन होगा। अब 7 से जितना कम अगर पीएच है तो वो अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा, और अगर 7 से अधिक है तो वो जो है क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा 6.1 से लेकर 6.3 के बीच में है, तो वो आपके 7 के पास में ही है। इस वजह से जो आलू और मटर का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो अधिक उदासीन होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब बात करते हैं हम एंजाइम्स की। तो एंजाइम जो है वो पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी उनके सेल्स में पाए जाते हैं, और ये एक रासायनिक क्रिया में यानी कि केमिकल रिएक्शंस में एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। ठीक है, और ये जो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, और इसमें प्रोटीन के अलावा एक गैर प्रोटीन यानी कि नॉन प्रोटीन पदार्थ भी होता है। ठीक है, इस एंजाइम को या तो पूर्ण एंजाइम कहते हैं या फिर होलो एंजाइम कहते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो होलो एंजाइम, यहां पर क्या है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। यानी कि जो एपो एंजाइम है ये प्रोटीन पार्ट है इसका, जो कि हमने बताया कि जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और उसके साथ में कोफैक्टर भी होता है, यानी कि एक नॉन प्रोटीन पदार्थ भी साथ में होता है, जो कि एक सहकारक होता है। ये कार्बनिक भी हो सकता है, अकार्बनिक भी हो सकता है, ये एक सहकारक की तरह काम करता है। अब इसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो निष्क्रिय होता है, यानी कि इनएक्टिव होता है। अब क्या होता है, जो एपो एंजाइम है चूंकि अब ये निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, तो इसको सक्रिय होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए सहकारक की जरूरत पड़ती है, यानी कि कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से जो ये प्रोटीन वाला पार्ट है उसके साथ में कोफैक्टर जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ में उसको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो सहकारक है इसमें जिंक है, पोटेशियम है, आयरन है, ये सब आयन है जो कि एक सहकारक की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सभी एंजाइम हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, सभी के सभी एंजाइम। तो जो सभी एंजाइम है वो प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम से मिलकर के नहीं बने होते हैं, इस वजह से सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर है कि एंजाइम ये हीट और केमिकल्स के द्वारा नष्ट हो सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा जो खाद्य पदार्थों को जब प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि उनको संरक्षित किया जाता है, तो चूंकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं
क्या होते हैं कि उनमें जो उपस्थित एंजाइम हैं, उन्हीं एंजाइम के स्वतः अपघटन के कारण ही वो खराब हो जाते हैं। यानी कि सेल्फ डिकम्पोजिशन के कारण जो खाद्य पदार्थों में एंजाइम प्रेजेंट है उनके अंदर, उनके सेल्फ डिकम्पोजिशन के कारण, स्वतः अपघटन के कारण ही वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो अगर उनको हीट दे दिया जाए और उसमें केमिकल्स मिला दिया जाए तो क्या होता है कि उनको जो है खराब होने से बचाया जा सकता है। तो इसी वजह से जो खाद्य पदार्थ हैं उनको जब प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, तो उनको ऊष्मा दी जाती है, उनमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं उनको लंबे समय तक स्टोर में रखने के लिए। ठीक है, तो एंजाइम जो है हीट और केमिकल्स के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से जो है एंजाइम्स को, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अगर लंबे समय तक हमें प्रिजर्व करके रखना है, देन उनको ऊष्मा का ट्रीटमेंट दिया जाता है और केमिकल्स उसमें ऐड किया जाता है। अब जो एंजाइम है वो जैविक अभिक्रियाओं की दर में वृद्धि कर देते हैं, लेकिन ये स्वयं अपरिवर्तित होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन ये जिन अभिक्रियाओं में लगे होते हैं, यानी जिन अभिक्रियाओं में ये ऐड किए जाते हैं, उन जैविक अभिक्रियाओं की दर को ये बढ़ा देते हैं, लेकिन इनमें खुद में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब जो एंजाइम इसमें पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पेड़ पौधों में मुख्य रूप से दो टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो आपका हो गया ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम और दूसरा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसे कि हाइड्रोलेज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ये दोनों एंजाइम के बारे में थोड़ा सा। जो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है, ये जो है आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि ऑक्सीडोरिडक्टेज यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं में ये भाग लेता है। और ये क्या करता है, ये हाइड्राइड आयन या फिर हाइड्रोजन अणु का स्थानांतरण करता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि जो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम होता है वो हाइड्राइड आयन या फिर हाइड्रोजन अणु का स्थानांतरण करता है। अब इसके एग्जाम्पल में ऑक्सीडेज है, पेरोक्सीडेज है और डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम के बारे में। फिर बात करते हैं हाइड्रोलिटिक या फिर हाइड्रोलेज, दोनों कहते हैं इसको। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये अभिकारकों में H2O यानी कि वाटर एलिमेंट को, यानी कि जल के अणु को या तो जोड़ते हैं और या फिर उनमें से निकालने का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियेज। ये क्या करते हैं, जल के अणु को जोड़ते हैं अभिकारकों में, जबकि जो फ्यूमरेज एंजाइम है ये क्या करता है, जल के अणु का निष्कासन कर रहा है। ठीक है, यानी कि एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेज और जो न्यूक्लियेज हैं ये जल के अणु को जोड़ रहे हैं, जबकि फ्यूमरेज जल के अणु को निकाल रहा है। अब ये जो एंजाइम है, जैसा कि हमने बताया कि ये सब्जियों और फलों को पकाने में तो मदद करते ही हैं, लेकिन अगर ये लगातार काम करते रहते हैं तो ये भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है कि स्वतः अपघटन के कारण ही खाद्य पदार्थ जो है खराब हो जाते हैं। तो एंजाइम के कारण होते हैं अगर ये लगातार काम करते रहते हैं। चूंकि इनका पॉजिटिव भी है कि फलों को पकाने में भी काम आते हैं, लेकिन अगर लगातार ये काम करते रहते हैं तो फिर भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, तब इनको प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ती है। इनमें केमिकल्स मिलाते हैं या फिर ऊष्मा का ट्रीटमेंट दिया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि आलू, बैगन, केला ब्राउन होने लगते हैं। तो इसमें आलू, बैगन, केला और सेब, ये आपने देखा ही होगा, अपने घरों में ही देखा होगा आपने कि जैसे आलू को हम कट करके रख देते हैं, या फिर बैगन है या फिर केला है या फिर सेब को जब कट करते हैं तो क्या होता है, वो ब्राउन होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम उसको कट करते हैं तो वो जब हमारे इन्वायरमेंट में, यानी कि हमारे पर्यावरण में आसपास में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है और जो है ब्राउन कर देता है, यानी कि ब्राउनिंग कॉज करता है। तो ये जो एंजाइम हैं ये क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थों में एंजाइम उपस्थित हैं जैसे कि आलू, बैगन, केला और सेब है, उसमें जो एंजाइम उपस्थित हैं, ठीक है, मेनली जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं उनका नाम है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। ये लगभग
सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैसे कि आलू, बैंगन और केला है, सेब है, तो इसमें ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। और जब भी इनको हम कट करते हैं तो आसपास में जो भी ऑक्सीजन उपलब्ध है, जैसे ही ये हवा के संपर्क में आते हैं, अब जब हवा में जो ऑक्सीजन उपलब्ध है उस ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और खाद्य पदार्थ को के कलर को चेंज करते हैं, यानी कि उसको ब्राउन कर देते हैं। इसको ब्राउनिंग रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्राउनिंग होते हैं, नॉन ब्राउनिंग रिएक्शन, 2 टाइप के होते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, अब जैसे केला में हमने बताया कि पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है और एमाइलेज, ठीक है, ये पाया जाता है जो कि केले के ब्राउन होने का कारण होता है। अब यहाँ पर कुछ एंजाइम्स खाद्य पदार्थ दिए गए हैं पर्टिकुलर, जिसमें कि कुछ पर्टिकुलर एंजाइम पाए जाते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको जरूर से जरूर आप तैयार कर लो क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पाइनएप्पल में ब्रोमेनिल एंजाइम हो गया, पपाया में आपके पपेन पाया जाता है, टमाटर में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, बैगन जिसे कि एग प्लांट भी कहते हैं, ब्रिंजल, इसमें पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज पाया जाता है, कीवी फ्रूट में एक्टिनिडिन पाया जाता है, और फिग जिसे कि हिंदी में अंजीर बोलते हैं, इसमें फिसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये कुछ एंजाइम्स के नाम हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिए। और लगभग सभी फलों में प्रोटीएज एंजाइम तो पाया ही जाता है, ठीक है, तो ये तो आपको, ये लगभग सभी फलों में प्रोटीएज एंजाइम पाया ही जाता है। अब यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम दिए गए हैं, ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, एलटी, कोई भी एग्जाम हो होम साइंस का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स, इनके बारे में पूछा जाता है। अब जैसे लाइपेज एंजाइम है, ये लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीएज और पेप्टाइडेज, ये सभी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कि पाचक एंजाइम है। लाइपेज जो है मेनली वसा के पाचन में मदद करता है, एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, और प्रोटीएज और पेप्टाइडेज ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है, वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है। तो लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज और पेप्टाइडेज ये सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है, पाचक एंजाइम है, और हमने बता दिया कि ये किस किस तरीके से पाचन में मदद करते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर हमने आज एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, एंजाइम के बारे में, अम्ल के बारे में और कुछ वर्णक के बारे में। ये जितने भी आज हमने पढ़े हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आप जरूर से जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन खुद से आप अगर नोट्स तैयार करते हो देन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको ये तैयार हो जाएगा। या फिर आप जहाँ पर भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आपका स्टडी रूम है, वहाँ पर आप एक A4 साइज पेपर में किसी में इसको नोट डाउन करके आप चिपका सकते हो, जिससे कि आप डेली उसको देखोगे, याद करोगे, तो आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए फिर, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स जो भी हैं, जो भी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके और उनको भी तैयारी करने में फ़ायदा हो। चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।